एन ऑसम थर्सडे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैं शालिनी ज्ञान के मोती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 12 जिसका शीर्षक है औरंगजेब। आज की वीडियो में हम करेंगे इसी अध्याय का अध्ययन कार्य। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं औरंगजेब के छोटे से परिचय से। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 से 3 मार्च 1707, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर, जो कि प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम है जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, इसके नाम से जाना जाता था। भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 था। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानता था एवं उसकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उसके ख्यालात अलग ही थे। उसने खुद की कब्र के बारे में ये लिखा था कि उसकी कब्र सीधी सादी बनवाई जाए। उसकी कब्र औरंगाबाद जिला खुलताबाद में स्थित है। औरंगजेब के इस परिचय के साथ हम शुरू करेंगे अपना अध्ययन कार्य। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार दिया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया था। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहत्सिब नियुक्त किए। उसने दरबारी नृत्य, संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। प्यारे बच्चों, क्या पिछली कक्षा में यानी कक्षा 6 में आपने किसी ऐसे शासक के बारे में पढ़ा है जो वीणा बजाता था? क्या कहा? याद नहीं? चलिए मैं बता देती हूँ। समुद्रगुप्त। मुस्लिमों से ज़कात यानी धार्मिक कर लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास 1 अनार हो और 100 बीमार हो। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच में उसने अहोम यानी असम राज्य, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था,
उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 में प्रारंभ हुआ और 1691 में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात और नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए। मुगलों की सेना तथा सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, तथा अंग्रेजों ने भी इन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीति तथा दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकार के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव यानी बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। अतः वहां मुगल सेना भेजी गई, जिसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। आइए हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के विषय में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी एवं प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस दिन विश्व के सामने स्पष्ट हो गई, जब सन 1739 में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला, जिससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाजत मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। नादिर शाह फारस, ईरान का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा एवं तख्त ताउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है।
आइए अब हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन एवं शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था, ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया। जमींदार असंतुष्ट होने लगे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। आइए हम और भी जानते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा दिया था। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। चलिए अब चलते चलते शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। कलमा क्या होता है? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। नौरोज क्या होता है? वर्ष का पहला दिन पारसियों का। हरम महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थीं। और फरमान शासन द्वारा जारी किया गया आदेश। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य लेकर। थैंक यू।